आज हम नेक्रोसिस पर एक गहन चर्चा कर रहे हैं। ये वो प्रक्रिया है जब हमारे शरीर की कोशिकाएं मतलब सेल्स गंभीर रूप से घायल होकर मर जाती हैं। हमारी जानकारी का आधार है ऊतक क्षय, मूल बातें और निदान नाम का एक स्रोत। तो आज का लक्ष्य है नेक्रोसिस को समझना। ये होता कैसे है, क्यों होता है और शरीर में इसके क्या निशान दिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसकी परिभाषा और वजहों से। बिल्कुल। निक्रोसिस देखिए एक पैथोलॉजिक प्रक्रिया है। मतलब ये किसी बीमारी या चोट के नतीजे में होती है और ये तब होती है जब कोशिका को इतनी ज्यादा मतलब इरिवर्सिबल चोट लगती है कि वो ठीक हो ही नहीं सकती। इरिवर्सिबल यानी स्थायी। हाँ, स्थायी। इसके मुख्य कारण है इस्कीमिया, मतलब किसी अंग तक खून और ऑक्सीजन की सप्लाई का रुक जाना, या फिर माइक्रोबियल टॉक्सिन्स हो सकते हैं जैसे बैक्टीरिया या वायरस के जहरीले पदार्थ। अच्छा। फिजिकल या केमिकल चोट जैसे जलना या कोई केमिकल लगना वो भी कारण है। और कभी-कभी जैसे पैंक्रिएटाइटिस में होता है, शरीर के अपने ही एंजाइम वो एक्टिव प्रोटीएसेस लीक होकर नुकसान पहुंचाते हैं। बाप रे, अपने ही एंजाइम। जी हाँ। तो संक्षेप में कहें तो कोशिका की बाहरी दीवार यानी मेम्ब्रेन, उसके अंदर के प्रोटीन्स, ऑर्गेनेलीज, ये सब इतने खराब हो जाते हैं कि मरम्मत हो ही नहीं पाती। नतीजा इन्फ्लेमेशन यानी सूजन और उस ऊतक का विनाश। अच्छा, तो कोशिका के अंदर बिल्कुल सेल्यूलर लेवल पर क्या चल रहा होता है? आपने कहा दो मुख्य चीजें हैं, प्रोटीन डीनेचुरेशन और एंजाइमेटिक डाइजेशन, मतलब प्रोटीन का ढांचा बिगड़ जाता है और कोशिका अपने ही एंजाइम से पचने लगती है। तो मतलब कोशिका की दीवार फट जाती है और अंदर का सब कुछ बाहर। हाँ, बिल्कुल। वो झिल्ली टूट जाती है और अंदर का सारा सामान, सारे कंटेंट्स बाहर लीक होने लगते हैं। और फिर वो एंजाइम्स, लाइसोसोमल एंजाइम्स। हाँ, वही। वो निकलकर कोशिका के साइटोप्लाज्म को ही पचाना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर सूजन यानी इन्फ्लेमेशन का रोल आता है। एकदम सही। जब कोशिका ऐसी टूटती हैं, तो वो कुछ खतरे के सिग्नल छोड़ती हैं। इनको हम कहते हैं डैम्प्स, डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। डैम्प्स जैसे एटीपी, यूरिक एसिड, ये आसपास के इम्यून सेल्स, खासकर मैक्रोफेजेस को पता चल जाते हैं। अच्छा। फिर वो मैक्रोफेजेस कुछ केमिकल्स छोड़ते हैं, साइटोकाइंस। ये और ज्यादा सूजन वाले सेल्स को वहां बुला लेते हैं और फिर वो जगह और ज्यादा डैमेज होती है। एक विशेष साइकिल सा बन जाता है। तो प्रैक्टिकली एक शरीर के लिए इसका क्या मतलब हुआ? जब कोशिका का अंदर का सामान बाहर लीक हो रहा है। हाँ, तो वो खून में मिल जाता है और यही हमारे लिए डायग्नोसिस में बहुत काम आता है। बायोमार्कर्स की तरह। बिल्कुल। हम खून की जांच करके इन लीक हुए पदार्थों को माप सकते हैं। ये बायोमार्कर्स हमें बताते हैं कि शरीर के किस ऊतक में चोट लगी है। उदाहरण के तौर पर जैसे ट्रोपोनिन, ये दिल की मांसपेशियों यानी मायोकार्डियल सेल्स का खास प्रोटीन है। अगर दिल में निक्रोसिस हो रहा है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन जैसा, तो खून में ट्रोपोनिन सिर्फ 2 घंटे में बढ़ जाता है। सिर्फ 2 घंटे में? हाँ। इसी तरह अल्कलाइन फॉस्फेटेस का लेवल बढ़ना बाइल डक्ट में चोट का संकेत हो सकता है। और ट्रांसएमिनेसेस जैसे एएलटी और एएसटी, ये लिवर सेल्स यानी हेपेटोसाइट्स की चोट बताते हैं। तो इन बायोमार्कर्स को समय समय पर मापने से डॉक्टरों को न सिर्फ बीमारी जल्दी पकड़ने में मदद मिलती है, बल्कि चोट कितनी गंभीर है ये समझने और इलाज कितना असरदार है इसका अंदाजा लगाने में भी मदद मिलती है। हार्ट अटैक में ये बहुत जरूरी है। समझ गई। अब अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें, लाइट माइक्रोस्कोप से, तो ये कोशिकाएं कैसी दिखती हैं? आपने कहा था ज्यादा गुलाबी। हाँ, इओजिनोफिलिया कहते हैं इसे। नेक्रोटिक कोशिका ज्यादा गुलाबी दिखती है। क्यों? क्योंकि कोशिका का आरएनए कम हो जाता है जो नीला रंग लेता है और अंदर बिगड़े हुए प्रोटीन्स, डीनेचर्ड प्रोटीन्स जमा हो जाते हैं जो गुलाबी डाई इओसिन को ज्यादा सोखते हैं। अच्छा। कोशिका कई बार अंदर से खाली, कांच जैसी ग्लासी दिख सकती है क्योंकि उसका एनर्जी स्टोर ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है। या फिर कीड़े खाई हुई यानी मॉथ ईटन जैसी दिख सकती है क्योंकि अंदर के हिस्से ऑर्गेनेल्स पच जाते हैं। और वो माइलिन फिगर्स? हाँ, माइलिन फिगर्स भी दिख सकते हैं। ये असल में बिगड़ी हुई कोशिका झिल्ली के गोल गोल अवशेष होते हैं। और कोशिका का केंद्र न्यूक्लियस, उसका क्या होता है? न्यूक्लियस में बहुत खास बदलाव आते हैं। ये निक्रोसिस की पक्की निशानी है और दिखाते हैं कि कोशिका का डीएनए खत्म हो रहा है। 3 मुख्य चीजें दिख सकती हैं, हालांकि क्रम जरूरी नहीं यही हो। अच्छा। एक है कैरियोलाइसिस। इसमें न्यूक्लियस का रंग एकदम फीका पड़ जाता है जैसे वो घुल रहा हो। ओके। दूसरा है पिक्नोसिस। इसमें न्यूक्लियस सिकुड़कर छोटा सा, एकदम गहरा नीला या काला सा हो जाता है। सिकुड़ जाता है? हाँ, सिकुड़कर गाढ़ा हो जाता है। और तीसरा है कैरियोरेक्सिस। इसमें वो सिकुड़ा हुआ गहरा न्यूक्लियस टुकड़े टुकड़े हो जाता है,
फ्रैगमेंट हो जाता है। बाप रे। और आखिरकार 1-2 दिन में ये न्यूक्लियस पूरी तरह गायब ही हो जाता है। कोशिका बिना कंट्रोल सेंटर के रह जाती है। और अगर हम और भी पावरफुल माइक्रोस्कोप मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो तब क्या दिखता है? हाँ, अल्ट्रास्ट्रक्चर लेवल पर और भी बारीक चीजें साफ दिखती हैं। कोशिका की बाहरी झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें दरारें, वो टूटी की दिखती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जो कोशिका के पावर हाउस हैं, वो सूज जाते हैं और उनमें बड़े बड़े अजीब से धब्बे, अमॉर्फस डेंसिटीज दिखने लगते हैं। साइटोप्लाज्म में वही माइलिन फिगर्स और प्रोटीन के बिखरे हुए गुच्छे दिखते हैं। और न्यूक्लियस में डीएनए यानी क्रोमैटिन, वो पहले गुच्छों में जमा होता है, फिर टूटता है, फ्रैगमेंट होता है। तो सब कुछ बिखर जाता है। हाँ, बिल्कुल। अंत में बस कोशिका का मलबा बचता है, जिसे या तो शरीर के सफाई वाले सेल्स फैगोसाइट्स खा जाते हैं या फिर सूजन की प्रक्रिया उसे हटा देती है। तो चलिए संक्षेप में दोहराते हैं। नेक्रोसिस एक इरिवर्सिबल मतलब ना ठीक होने वाली पैथोलॉजिक कोशिका मृत्यु है जिसमें इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होती है। बिल्कुल। मुख्य कारण इश्कीमिया, टॉक्सिन्स, चोट और कभी-कभी अपने ही एंजाइम का रिसाव। मुख्य विशेषताएं: प्रोटीन का बिगड़ना, झिल्ली का टूटना, लाइसोसोमल एंजाइम्स का निकलना और डैम्प से शुरू हुई सूजन। और बायोमार्कर्स जैसे ट्रोपोनिन, ट्रांसएमिनेसेस ये निदान में बहुत महत्वपूर्ण हैं। सही। माइक्रोस्कोप में देखें तो इओसिनोफिलिया मतलब कोशिका का ज्यादा गुलाबी दिखना और न्यूक्लियस में बदलाव, कार्योलिसिस, पाइक्नोसिस, कार्योरेक्सिस, और ये सब इरिवर्सिबल हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका झिल्ली को हुआ नुकसान ठीक नहीं हो सकता। तो ये थी नेक्रोसिस की बुनियादी जानकारी। ये कैसे होता है, क्यों होता है और इसके संकेत क्या हैं। काफी कुछ स्पष्ट हुआ। हाँ, और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है। देखिए, नेक्रोसिस के भी अलग अलग पैटर्न या प्रकार होते हैं जो अलग अलग ऊतकों में देखे जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो सवाल ये है कि ये विभिन्न पैटर्न उस ऊतक के काम करने के तरीके और इलाज पर कैसे असर डालते हैं। ये एक अहम पहलू है जिस पर शायद आगे कभी और विस्तार से बात हो सकती है। वाकई ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है कि नेक्रोसिस के अलग अलग रूप शरीर और इलाज को कैसे प्रभावित करते होंगे।